पिटारे और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। दिल्ली के दंगल में आज कांग्रेस के बीच खूब सिर फटौवल हुआ। जो मामला बंद दरवाजे के पीछे था वो सड़कों पर आ गया है। दिल्ली कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मसला ये कि दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया तो कांग्रेस में कलह जग जाहिर हो गई। इस्तीफे को लेकर लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी, उसमें अपना दर्द बयां किया। हालांकि उन्हें मनाने के लिए खड़गे ने वेणुगोपाल को जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन उससे पहले ही मीडिया के सामने आकर लवली ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही कि 25 मई को दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। कांग्रेस में मची भगदड़ का आखिरकार उसमें असर क्या होगा? क्या कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी की दिल्ली यूनिट को नजरअंदाज किया है? क्या आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके कांग्रेस ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है? क्या कन्हैया कुमार को टिकट देना कांग्रेस के लिए भारी पड़ जाएगा? सवाल कई हैं। आज सभी सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली की सुबह कांग्रेस के लिए झटका लेकर आई। झटका देने वाला कोई और नहीं बल्कि अपने ही थे। सियासी भूकंप का केंद्र दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली खुद थे, जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सुबह खराब कर दी। मैंने अपने मन की पीड़ा, और वो पीड़ा मेरी नहीं है, दिल्ली के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पीड़ा है, उसको खत के जरिए अपने अध्यक्ष को लिख के भेज दिया है। मेरी पीड़ा उन असूलों को लेके है जिनकी लड़ाई हम पिछले 7-8 साल से लड़ते रहे हैं। मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और मैं अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, बात करूंगा। कहीं किसी पार्टी को अभी ज्वाइन नहीं कर रहा। हुआ यूं कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने की वजह क्या बताई वो आपको बाद में बताएंगे। पहले आप हंगामे को देखिए, कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता खेमे बंदी करके आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर आए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उतरी है। साथ में 3 सीट पर ही अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन इन्हीं उम्मीदवार को लेकर बवाल मच गया जब कन्हैया कुमार ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से अपने चुनावी अभियान का आगाज किया। नाराजगी सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में होती तो बात समझ में आती। मामला कांग्रेस के दिग्गज नेताओं तक पहुंच गया। बहुत स्पष्ट रूप से उनके मन में बहुत पीड़ा है और कुछ चीजों को लेकर आंदोलित है। उनको लगता है कि पिछले महीने 2 महीने में जिस तरीके से जो बातें, मैंने ठीक से उनकी चिट्ठी नहीं पढ़ी, पूरे हर पॉइंट पर तो मैं नहीं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, लेकिन एक व्यक्तिगत पीड़ा है, एक कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके। और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं, उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। खड़गे को लिखी अपनी चिट्ठी में लवली ने लिखा, ये पत्र मैं बहुत भारी दिल से लिख रहा हूँ। मैं पार्टी में खुद को एकदम लाचार महसूस करता हूँ, इसलिए अब दिल्ली के अध्यक्ष पद पर बना नहीं रह सकता। दिल्ली कांग्रेस के सीनियर नेताओं के लिए गए सभी सर्वसम्मत फैसलों पर एक तरफा दिल्ली के प्रभारी रोक लगा देते हैं। जब से मुझे दिल्ली का पार्टी अध्यक्ष बनाया गया है, तब से मुझे किसी को भी सीनियर पद पर नियुक्त करने की अनुमति नहीं है। यानी अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे की वजह कई है। एक तो टिकट बंटवारा, दूसरा दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया। कांग्रेस का जो प्रभारी है, मुझे नहीं समझ आती कि उनको कुछ समझ भी है। आप प्रभारी हैं, आपको नीचे लेवल पे जो हम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनसे सबसे पूछ के ऊपर की जो नेतागण हमारे हैं उनको बताना चाहिए कि दिल्ली के अंदर नीचे तबके अंदर माहौल क्या है। ये तो सीधा सीधा अपने चलाते हैं। लवली जी को बुलाया गया सवेरे कि ये मीटिंग है, शाम को मीटिंग कर रहे हैं, शाम को मीटिंग नहीं करते, प्रेस रिलीज कैंडिडेट्स की देते हैं। ये कौन सा तरीका है? जिन्होंने कांग्रेस के लिए खून पसीना बहाया वो खुद हाशिए पर महसूस कर रहे हैं, जिसका अंजाम आज देखने को मिला। कन्हैया कुमार के कार्यालय उद्घाटन के पोस्टर पर राहुल केजरीवाल के अलावा कोई और नेता नजर नहीं आया, तो नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कन्हैया कुमार का नाम सामने आने के बाद से ही बाहरी उम्मीदवार वाली चर्चा हो रही थी, लेकिन अब ये सड़कों तक पहुंच गई है। वहीं अरविंदर सिंह लवली के घर के बाहर पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने भी जमकर हंगामा किया।
जिसके बाद लवली के समर्थकों से उनकी धक्का मुक्की हुई। आसिफ मोहम्मद खान इस पूरे घटनाक्रम को कुछ यूं बयां कर रहे हैं। अगर लवली जी को नाराजगी थी, आप रिजाइन करना चाहते थे, आप चुपचाप जाते और खड़गे जी को रिजाइन करके आते। आप जो उसमें आपने रीजंस रखे, जो आपने उसमें बातें रखी और तब रिजाइन किया है, और वो लेटर मीडिया को आपने, अगर आपकी नीयत में खोट नहीं होता तो आप खामोश जाके रिजिग्नेशन करके आ जाते और पार्टी आपकी को मनाती, आपसे कहती कि नहीं इन बातों को हम खड़गे जी को उनको मना करेंगे, बावरिया जी को, आपकी चलेगी उनकी नहीं चलेगी। ये इंटरनल मैटर था। लेकिन जिस तरह से ओपनली आपने मीडिया को आपने वो लेटर जारी किया, उससे सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। दिल्ली में कांग्रेस की सिर्फ अव्वल पर बीजेपी तंज कस रही है। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मिशन और विजन वाली पार्टी और अलायंस है, और दूसरी तरफ एक ऐसा अलायंस है और एक ऐसी पार्टी कांग्रेस पार्टी है जिसके भीतर ही डिवीजन है, कंफ्यूजन है और ये टुकड़े टुकड़े अलायंस है। आज जिस प्रकार से अरविंदर लवली जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी। 2024 लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ता पाने के लिए राहुल गांधी देश भर में बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूके हुए हैं। वहीं उनके नीचे की जमीन दिल्ली में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता खींच रहे हैं। ऐसे में दिल्ली कांग्रेस की ये जंग 4 जून पर कितना भारी पड़ेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। सुशांत मेहरा, कुमार कुणाल, अनमोल बाली के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करा देते हैं। आरपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं, हरिशंकर गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हैं, संजीव झा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं, अवनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले जरा मैं शुरुआत हरिशंकर गुप्ता जी से ही करना चाहूंगी। गुप्ता जी, ये जो हो रहा है, इसको चुनाव से पहले ये जो भगदड़ मची है, आप देखते हैं चुनाव में इसका असर होगा? निश्चित रूप से दिल्ली में तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा इसका, ये तो मैं कहूंगा तो वो गलत हो जाएगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन लवली जी ने पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी नहीं छोड़ी है, और हमारे कांग्रेस के जो सीनियर लोग हैं वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। अगर उनके मन में कोई किसी बात को लेकर पीड़ा है, कोई मतभेद है, तो उसको दूर करने की कोशिश हो रही है। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से ये उम्मीद है कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होगा ठीक तो कोई बात नहीं, चुनाव को अभी बहुत समय बाकी बचा हुआ है, 2-4 दिन में नया अध्यक्ष बन जाएगा और सब चीज ठीक हो जाएगी, कोई ऐसी बात। अच्छा, आलाकमान क्या पार्टी के जो दिल्ली यूनिट है उसको नजरअंदाज कर रहा है? आपने अगर पढ़ा हो चिट्ठी विस्तार से जो उन्होंने लिखी, जिन जिन प्रमुख बातों का जिक्र किया, उसको देखकर लग रहा है क्या आपको? नहीं, ऐसा नहीं लगता मेरे को, क्योंकि दिल्ली के कैंडिडेट डिसाइड करने के लिए लगातार 3 बार सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के अंदर दिल्ली का मामला लाया गया और अल्टीमेटली सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में यह तय किया गया कि यह फैसला खड़गे जी के ऊपर छोड़ दिया जाए, वो इसका फैसला करेंगे। आपने देखा होगा अमेठी रायबरेली का फैसला भी कल कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ा गया था। ये पार्टी की परंपरा है, ऐसा होता रहा है। तो खड़गे जी ने जो फैसला किया वो सबको मानना चाहिए। अच्छा, चलिए परंपरा पे आए हैं आप, तो मुझे ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी कैसे काम करती है? अगर किसी उम्मीदवार का चयन हो रहा है तो क्या जो अध्यक्ष है, दिल्ली का अध्यक्ष जो है, उसको जानकारी होती है कि नहीं होती? सर, दी जाती कि नहीं जानकारी, या एक फरमान आ जाता है और उसको मान लिया जाता है? अर्पिता जी, बिल्कुल जानकारी दी जाती है। ठीक, लवली जी की संज्ञान में सब कुछ था। अच्छा, चलिए तो फिर मैं अब आपको बता देती हूँ। सर, उन्होंने चिट्ठी लिखी, अगर आपने नहीं पढ़ा हो, हम साथ साथ देखिए चला पढ़ लिया पूरी चिट्ठी। सर, चला भी रहे हैं। चिट्ठी पढ़ने के बाद ही मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जो उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने पहला कहा, मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है सर, सवाल सुन लीजिए। नहीं, सवाल मैंने पढ़ लिया, चिट्ठी मैंने पूरी विस्तार से पढ़ी है, 2-2 बार पढ़ी सर, क्योंकि अगर आपने 2-2 बार पढ़ी तो फिर आपने ये भी पढ़ लिया होगा कि वो कह रहे हैं कि राय मशवरा तो बहुत दूर की बात है। वो गलत बात कर, गलत राय बात कर मशवरा बहुत दूर की बात है, उम्मीदवारों की घोषणा से पहले सूचित तक नहीं किया गया। नहीं, गलत बात है ये बिल्कुल गलत बात वो बयान कर रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा देना था, चिट्ठी लिखनी थी, चिट्ठी में क्या लिख रहे हैं वो जाने, लेकिन जो वास्तविक है वो हमें भी पता है। वास्तविक सच्चाई उसमें ये है कि स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग 6 अप्रैल को जो पहली मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर लवली जी ने खुद स्क्रीनिंग कमेटी के साथ मिलकर, जो स्क्रीनिंग कमेटी ने सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सामने नाम रखे थे,
उसमें डॉक्टर उदित राज का नाम सिंगल नाम रखा गया था, अरविंदर सिंह लवली का नाम सिंगल नाम रखा गया था, और चांदनी चौक से 3 लोगों के नाम रखे गए थे। उन्हीं नामों को लेकर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कहा कि अगली बार मीटिंग में रखेंगे, आप सिंगल नाम लेके आइए। दोबारा जब मीटिंग हुई तो वही प्रक्रिया दोबारा दोहराई गई। कन्हैया कुमार जी के बारे में ये जरूरी ठीक बात है कि बहुत बाद में चर्चा में आई, क्योंकि हमें कन्हैया कुमार जी को उतारने के पीछे दिल्ली के अंदर कांग्रेस का पक्ष ये था कि दिल्ली में पूर्वांचल बोर्ड जो है वो बहुत बड़ी तादाद में है। कन्हैया कुमार देश के सबसे पॉपुलर नौजवान नेता हैं, अगर उनको पार्टी में टिकट देकर लड़वाया जाए तो पार्टी को उससे लाभ होगा। और बाहरी कैसे कह सकते हैं कन्हैया कुमार को, पूरा जीवन छात्र जीवन जेएनयू में गुजारा हुआ, और अभी भी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई जो है उसके राष्ट्रीय प्रभारी हैं, दिल्ली में पूरा समय लगाते हैं। तो पार्टी का जो फैसला है, अगर कहीं उसमें थोड़ी बहुत गलती भी हुई है, अनदेखी भी हुई है, तो कम से कम पार्टी के अध्यक्ष के स्तर पर इन चीजों को पब्लिक में नहीं ले जाना चाहिए, उनको मानना चाहिए, ये मेरा कहना है। तो ये हो क्यों रहा है सर, मुझे समझाइए ना। आप ये कह रहे हैं कि वो गलत बात कर रहे हैं, फिर वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं उनकी सुनी नहीं जा रही है, ये हो क्यों रहा है, फिर वो क्यों कर रहे हैं लवली ऐसा? अब तो वो जाने, ये सवाल तो वो बता सकेंगे जवाब इसका, लेकिन मैं जो भी कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। उनकी तरफ से जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है, वो एक पक्षीय है, वो उन्होंने एक अपना पक्ष रख दिया है, और उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो भी सही नहीं है। जो बातें उन्होंने लिखी है वो भी सही नहीं है। ना सर, आप कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता है जो सड़कों पर उतरकर बकायदा ये लेके लिख रहे हैं कि विवादित बाहरी सेलिब्रिटी उम्मीदवार नहीं चाहिए। वो ये आप मान रहे हैं क्या कि कन्हैया, उदित राज ऐसे उम्मीदवारों को उतारना, कांग्रेस अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली कहीं कांग्रेस ने? अर्पिता जी देखिए, राजनीतिक पार्टी के साथ में बहुत सारी अच्छी बातें जुड़ी होती है, तो कुछ बातें ऐसी भी जुड़ी होती हैं जहां पर हर पार्टी के अंदर असंतोष, डिसकंटेंटमेंट होता है। वो किस पार्टी में नहीं होता है। खूब फुटबॉल हुई है बीजेपी के अंदर भी, खूब सीटों के ऊपर वापसी हुई है, खूब लड़ाई झगड़े हुए हैं, ऑफिस तोड़े गए हैं, बैनर फाड़े गए हैं, कैंडिडेट के कपड़े फाड़े गए हैं जिनको बनाया गया है। तो मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन हर पार्टी में ये नजारा होता है। अगर आज लवली जी के समर्थन में या कार्यकर्ता जुटे हैं तो उनका समर्थन नहीं करने वाले भी तो हैं। आपने आसिफ अग्रवाल के, आसिफ साहब जो हमारे एमएलए रह चुके हैं, उनका तो आप ही दिखा रहे हैं लगातार, वीडियो दिखा रहे हैं, उन्होंने भी ये बात कही है। ये तस्वीरें सर देख पा रहे हैं क्या? आपके ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ते चले जा रहे हैं। ये लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस होती दिख रही है। लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होनी चाहिए सर। अर्पिता जी, मैं एक बात आपको बता दूं, आज वो मैं बता दूं कि पूरा देश में एंटी मोदी लहर चल रही है। इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की 7 सीटों पर आप पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो चुनाव जीतकर आएगा, और पूरे देश के अंदर भी हालत यही है। पूरे देश में हालत ये है, जिससे बात करो वो बीजेपी के खिलाफ बात करता है, जिससे बात करो वो बीजेपी के खिलाफ बात करता है, और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये देखिएगा, ये मैं कह सकता हूं। चलिए ठीक है, अब दावों की बात हो रही है, इल्जामों की बात हो रही है, जरा मैं आरपी सिंह जी आपको चर्चा में लाना चाह रही हूं। सौरभ भारद्वाज सीधे तौर पर कई आरोप लगा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या अब बीजेपी पूर्वी दिल्ली का अपना उम्मीदवार बदल रही है? अर्पिता, खबर तो ऐसी है कि आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार नई दिल्ली से बदल रही है। ये मैं जब खबर कह रहा हूँ, मेरे बारे में जानकारी लेना, मैं खबर नहीं करता, मैं जो बात कहता हूँ वो आधार के किसी आधार के बेसिस पर करता हूँ। कोई ना कोई कारण होता है जिसके बेसिस पे बात करता हूँ। तो नई दिल्ली के जो हमारे पूर्वी दिल्ली के कैंडिडेट हैं वो 1 तारीख को नॉमिनेशन भरेंगे। आप अपनी टीम को भेजिएगा, स्वागत है उनका। वो देखेंगे कि हर्ष मल्होत्रा जी अपना नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं वहां से, पूर्वी दिल्ली से। परंतु जो मूल बात है वो जो निकल कर आ रही है वो बड़ी स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस के अंदर जो डायनेस्टी है, डायनेस्टी जिस ढंग से काकस के थ्रू अपना पार्टी चलाना चाहती है, जिस प्रकार से कोई कंपनीज चलती हैं या गैंग्स चलते हैं, उस प्रकार से पार्टी चलाना चाहती है, वो पार्टी वैसे चल नहीं पा रही है उनसे। और लवली एक बहुत पुराने कार्यकर्ता है पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं। आज गुप्ता जी उनके खिलाफ आज बोल रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि उनको पता नहीं कि उनको चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी, जहाँ उनको पता नहीं, जहाँ वो जानकारियां गलत दे रहे हैं। वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, अभी तक उनका इस्तीफा आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, अभी तक तो पार्टी के अध्यक्ष हैं आपके, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
पर अभी रुकिएगा, कल तक ये भी आरोप लगाएंगे कि वो भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। इस प्रकार की सब बातचीत ये सब करेंगे, क्योंकि जब इनसे तंग आकर इनकी पार्टी की जो डायनेस्टी है, जो परिवार है, उससे लोग तंग आकर इस्तीफा देते तो इसी प्रकार के आरोप भी लगाते हैं कि उनको पता नहीं पार्टी कैसे है, पार्टी के फंक्शनिंग के बारे में नहीं पता। परंतु जो मूल बात उन्होंने कही वो मोटी बात है कि जो पार्टी के अंदर कैंडिडेट तय किए गए दिल्ली के अंदर, वो तीनों जो कैंडिडेट तय किए उसमें से वो 2 कैंडिडेट्स को लेकर नाराज थे। वो नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट को, नॉर्थ वेस्ट के कैंडिडेट को, दोनों को, उदित राज जी को लेकर और कन्हैया कुमार को लेकर वह अपसेट थे। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली के जो कांग्रेस पार्टी की जो भावनाएं हैं उसके अनुसार वे कैंडिडेट तय नहीं किए गए, और ऐसा भी मैसेज दिया जा रहा है कि ये बाहरी कैंडिडेट हैं। ये उनकी चिट्ठी में कहीं है मेंशन कि ये लोग बाहरी लोग हैं, इसलिए लोकल लोग यहाँ के नाराज हैं। और जब ये सारा मामला हुआ, जब कैंडिडेट डिक्लेयर हुए, 1 सेकंड दीजिए, जब कैंडिडेट डिक्लेयर हुए तो वहां पर कोई खींचातानी आपस में कुछ हुई होगी, उसको लेकर वापस कोई झगड़ा भी हुआ होगा, उसको लेकर इन्होंने पार्टी हाईकमांड ने उनको कहा कि पार्टी के सामने दिख ही रहा है जो बात आप कह रहे हैं आरपी सिंह जी, लेकिन मैं अब जरा तस्वीर के पीछे क्या चल रहा है वो समझना चाहती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस खेल के पीछे बीजेपी का हाथ है? देखिए, आज अगर गुप्ता जी घर से निकले और ये केले के छिलके से गिर जाएं तो ये कहेंगे भाजपा वालों ने केले का छिलका खाता। इस प्रकार की हालत है इनकी। असल में अपनी पार्टी इनसे सिमट नहीं रही, और निरंतर इनकी पार्टी के लोग पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, बाकी राज्यों के अंदर एक एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं, और वो भाजपा या अन्यथा जो उनको पार्टी ठीक लगती है वो ज्वाइन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है नहीं ज्वाइन कर रहे, परंतु जो मूल बात है, पार्टी में जब तक आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गला घोटेंगे और पार्टी आप एक परिवार के नाते से एक काकस के थ्रू चलाएंगे तो ये होना ही होना है। और ये पहली बार नहीं हो रहा। हेमंत बिस्वा शर्मा हो, वो ज्योतिराज सिंधिया हो, वो आरपीएन सिंह हो, जितने लोग सब छोड़ कर गए, वो मिलन देवरा हो जिसने हमारी पार्टी नहीं ज्वाइन की, परंतु मिलन देवरा हो, जो सबके सब लोगों ने यही कहा कि उनको आज पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी दिखती नहीं, और उनको लगता है कि उनका सांस पार्टी के अंदर घुट रहा है। जिस ढंग की छूट उनको मिलनी चाहिए उस प्रकार की। और ये तो प्रदेश अध्यक्ष लिख रहे हैं, जो पार्टी के सरमोर हैं दिल्ली के, वो लिख रहे हैं कि पार्टी के अंदर उनको अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट करने की छूट नहीं मिल रही। वो लगातार कह रहे हैं, और पार्टी चुनाव में जा रही है। गुप्ता जी, पार्टी चुनाव में, और आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तक अभी तक अपॉइंट नहीं हुए। हमारे यहाँ तो पन्ना प्रमुख तक काम कर रहे हैं आज। ठीक है गुप्ता जी, एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद मैं संजीव झा और अवनीश जी के पास जाना चाहूंगी। हाँ, छोटा सा। देखिए, पहली बात तो इन्होंने ये कही आरपी सिंह ने, जिस पे मुझे बड़ा इतराज है कि कांग्रेस पार्टी एक गैंग की तरह से चल रही है। अरे भाई, गैंग तो आपका पूरा देश जानता है। मोदी और अमित शाह से बड़ा गैंग कौन हो सकता है? 2 हमारे और 2 तुम्हारे। मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी, इससे बड़ा गैंग तो हो ही नहीं सकता। तो ये बोलने से पहले सोच लिया करें कि जो मैं बात कह रहा हूं वो कहीं मेरे ऊपर उल्टा तो नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात यह कि केले के छिलके पे हमने मिल सकते हैं, पूरा देश जानता है। वो मैं नहीं कह रहा, वो लवली जी कह रहे हैं। आरपी सिंह जी, बीच में मत बोलिए। मैं बोलूंगा तो आपको दिक्कत होगी, मैं बोलूंगा तो आपको दिक्कत होगी। आप चिल्ला चिल्ला के कहेंगे मैंने बीच में थोड़ी बोला था, मैंने बीच में थोड़ी बोला था। आप मत बोलिए, जब आपकी बारी आए तब आप बोलिए। दूसरी बात यह, पूरा देश जानता है, जनता जानती है, मतदाता जानता है किस प्रकार से दूसरे पार्टी के नेताओं को सीबीआई, ईडी से डराकर, प्रेशराइज कराकर, उन पे केस बनाकर, अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के घोटाले में आपने देख ही लिया। नहीं पहले इनकम टैक्स वालों ने उठा दिया। तो मैं एक सवाल आपसे पूछ लूं, ईडी सीबीआई का डर लवली जी को तो नहीं दिख रहा कहीं? अब ये तो मैं आज तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाएंगे तो शायद आप ये बात कह पाए। मैं वही कह रहा हूं, आज तो नहीं दिखता। अभी तो पद से इस्तीफा दिया, पार्टी तो छोड़ी नहीं है उन्होंने। अच्छा, पार्टी से छोड़े इसका मतलब हम समझ लें कि ईडी सीबीआई का खौफ बीजेपी डरवा रही है और आपके नेताओं को ले जा रही है। सर, लंबी लिस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लंबी लिस्ट है। आपने सर एक शब्द का इस्तेमाल किया था, असंतोष। मैं वहीं से अगला सवाल आपसे लूंगी, लेकिन जरा मैं एक जल्दी से चर्चा में जोड़ लूं संजीव झा को भी और अवनीश अवस्थी जी से भी एक रिएक्शन ले लूं। संजीव जी, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह ये कांग्रेस पार्टी के अंदर खींचतान चल रही है, आम आदमी पार्टी से गठबंधन हुआ, इस बात को लेकर कार्यकर्ता नाराज हैं, आपस में भिड़ रहे हैं, दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं इस्तीफा दे रहे हैं, तो ऐसे में आप एक गठबंधन की बात कर रहे हैं, सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ता जब मेहनत ही नहीं करेगा कांग्रेस का, तो 3 सीट में निकाल पाएंगे क्या कांग्रेस वाले? आपको तो नहीं लग रहा ऐसा कि गलती कर दी कांग्रेस के साथ आके?
देखिए, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का अरोंदनी मसला है और कांग्रेस इस सभी मसलों को बैठ के बात करेगी और निपट लेगी। लेकिन ये देखिए, लड़ाई बहुत बड़ी है और मुद्दा बहुत बड़ा है। मुझे ये लगता है कि अब ये लड़ाई सीधे नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही वर्सेस जनता है। मुझे लगता है कि जिस तरह से लगातार 10 साल इस देश के संविधान को, इस देश के जनतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करी है, उससे बचाने की ये लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि जनता इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन इस लड़ाई में साथ है, कौन इस लड़ाई में साथ नहीं है। जनता इस बात का ध्यान रख रही है। जनता को लग रहा है कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया, जिस संविधान में बोलने की आजादी मिली, जिस संविधान में जीने की आजादी मिली, जिस संविधान ने हमें देश को आगे बढ़ने में मदद मिला, कहीं उस संविधान को खत्म तो नहीं की जाएगी। उसके अपने क्रोनोलॉजी है। याद कीजिए, आज से 2 साल कांग्रेस पार्टी में आजादी पहले देखते हैं क्या? अध्यक्ष नाराज होकर इस्तीफा दे रहा है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़े जा रहे हैं। ये तो और आपकी महागठबंधन की रैली चल रही थी, वहां पर भी आरजेडी के कार्यकर्ता और तमाम नेता भिड़ते हुए नजर आए, कुर्सियां तक चल गई। तो ये आजादी ही है, इसी आजादी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, फिर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में जो टिकट को लेकर कुर्सी चली वो आपने नहीं देखा, राजस्थान में जो कुर्सी चली वो आपने नहीं देखा। मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी घटनाएं, मुझे लगता है इससे बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कह रहा था, देखिए मुझे लगता है कि मैंने जब कहा संविधान खतरे से क्रोनोलॉजी है। आज से 2 साल पहले याद कीजिए, देश के गृहमंत्री ने कहा था कि हम 50 साल तक सत्ता में रहेंगे। भाई प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि 2047 में हम विकास का काम करेंगे। कैसे होगा? तो प्रधानमंत्री ने फिर कहा कि हम 400 पार दे दीजिए, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। तो 400 पार क्यों करें? संविधान बदल देंगे। फिर संविधान में रहेगा, जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री रहेंगे और फिर जो मर्जी वो करते रहेंगे। फिर सारा अधिकार बोलने की आजादी। आज अरविंद केजरीवाल जी सिटिंग सीएम को जेल भेज दिया एक अप्रूवर के बयान पे, जिसका कोई आधार नहीं था, जिसका कोई बेस नहीं था, जिसको ये खुद किंग पिन कहते थे, जिसका 60 करोड़ का चंदा ये ले लिए। तो पूरा देश ये देख रहा है ना कि किस तरह से अपोजिशन की आवाज को क्रश करने की कोशिश कर रहा है। और जितना क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही मजबूती से जनता के खिलाफ लड़ रही है। मुझे एक बात बता दीजिए, क्योंकि आप एक ऐसे नेता हैं, मैं मानती हूँ कि आम आदमी पार्टी के आप एक ऐसे नेता हैं जो जनता के बीच जाते होंगे, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाते होंगे और भापते होंगे कि स्थिति क्या है। उसी को समझना चाह रही हूं मैं। आपकी पार्टी, जैसा लवली भी अपनी चिट्ठी में जिक्र कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी थी जो कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को गिनाकर सत्ता तक पहुंची। ये एक बड़ा मुद्दा था। बाकायदा आपको याद होगा, ऐसे ही पेपर अरविंद केजरीवाल उठाते थे और कहते थे इसमें सब कुछ दर्ज है, इसमें हुआ भ्रष्टाचार दर्ज है। आज आप उनके साथ मिल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता विरोध कर रहे हैं और ये जता रहे कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होना चाहिए। आपके कार्यकर्ता जो है वो इस बात की नाराजगी नहीं दिखा रहे, या आप जब जनता के बीच जाते हैं अब वोट मांगने, तो अपने गठबंधन को कैसे जस्टिफाई करते हैं? कैसे उस पार्टी के साथ आने को आप जस्टिफाई कर पाते हैं जिसको लेकर आपने एक बड़ा मोर्चा खोला था? देखिए, ये हम नहीं, इस बात से हम सहमत हैं कि हम अलग अलग पार्टी इसलिए हैं कि आइडियोलॉजिकली हमारी आपस में डिफरेंसेस थी। लेकिन हमने कहा ना कि ये बात तो बहुत बड़ी है। जब बात आपके संवैधानिक अधिकार को छीनने की हो जाए, जब ये बात आपके जनतांत्रिक अधिकार को छीनने की हो जाए, तो जनता कह रही है कि इस तरह के तानाशाह सरकार को हटाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। तो लोग बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये पहले हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल अकेले काफी नहीं थे? के दौर में भी ये हुआ, आजादी के पहले भी हुआ। क्या इस बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल काफी नहीं थे? कि आज इस लड़ाई को पूरे देश के सभी अपोजिशन और सभी जनता जो इस देश के संविधान को, जनतंत्र को प्यार करता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो जनता के बीच में जा रहा हूं। जनता तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहता है कि भाई हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही थी, हमारे घर में बिजली मुफ्त मिल रहा था, हमारे घर के लोग अच्छा इलाज मिल रहा था। मोदी जी कोई बेहतर मॉडल लेके आते। क्या वो इतने बड़े नेता नहीं हैं कि वो इतनी बड़ी भूमिका में रह सकते थे? सबको साथ लाने का मतलब क्या? यानी अरविंद केजरीवाल उस लायक नहीं अभी? सबको साथ लाने का मतलब यह है कि इस देश से चुनाव खत्म ना हो जाए। ये पूरे देश के, मैं तो कहा ना, केवल अरविंद केजरीवाल नहीं बचा पा रहे थे, सबको साथ इकट्ठा होना, जनता इकट्ठा हो रही है। और पहले दो चरण के चुनाव में सबको मिलकर आना पड़ेगा। देखिए, जब बात संविधान की हो जाएगी तो आपको भी आना पड़ेगा पिताजी, ताकि आपको टीवी चैनल पे बोलते हुए आपको सरकार से डर लगने लगे। तो समझिए, लड़ाई और मजबूती से लड़नी है। तो जितनी सरकार डराएगी, हम आजाद देश में पैदा हुए हैं, हमें कोई कैसे डरा सकता है? ठीक है,
ठीक है, जिस दिन डर लगेगा सर उस दिन ये भी कर लूंगी। नहीं, पर उससे बोल नहीं पाएंगी ना, बात अभी है, आप नहीं बोल पाएंगी तब, बात अभी है। सर आप अगर पैरवी कर रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, आप वक्त की बात कर रहे हैं, मैं उसी वक्त पर आपको ले चलूं। कुछ वक्त पहले इमरजेंसी का जो दौर मीडिया ने भी देखा सर, उतना वैसा दौर तो नहीं है कि रात में लाइट बंद कर दें और आज तक सुबह प्रोग्राम ना दिखा पाए, या मैं बैठ के आपसे चर्चा नहीं कर पाऊं, या 100 से ज्यादा नेता जेल में हो। वो दौर नहीं है सर, दौर अभी वो नहीं है। आप उसी पार्टी के साथ हैं जिसने इमरजेंसी लगाई थी, ये भी मत भूलिए सर। तो आप ठीक, आप हाँ, तो आज वो पार्टी भी चाहती है कोई इमरजेंसी का दौर दिल्ली ना देखे, देश ना देखे। अब वो चाहती है उसी तक अधिकार उसी पार्टी के साथ आके आप ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी का दौर ना देखना पड़े, इसलिए आप उसी पार्टी के साथ हैं जिसने इमरजेंसी का दौर लाया, जिसे काला अध्याय कहा जाता है सर। वही दौर जो लेकर आया, आप उसके साथ हैं इस डर से कि वो काला अध्याय फिर से न चले। अर्पिता जी, जिस पार्टी ने चुनाव इसके खिलाफ लड़ा था, आज वो इमरजेंसी लेके आया। नहीं, मुझसे बोलने नहीं दे रहे ना, आप लंबी बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आज जो पार्टी उस समय में लड़ी थी, आज वो इमरजेंसी का दौर ला रही है, बल्कि उससे भयानक दौर ला रही है। ये अंग्रेज जैसे रॉलेट एक्ट लेके आया था, इसे पीएमएलए एक्ट इन्होंने बना दिया जहां बेल ही नहीं हो सकता। इससे अंग्रेज तो फिर भी 6 महीने में चार्जशीट की बात की थी, ये तो सालों साल कहते हैं चार्जशीट जमा नहीं होगा। तो रॉलेट एक्ट से भी खराब ये पीएमएलए एक्ट हो गया। और पीएमएलए एक्ट इसलिए नहीं लाया कि कोई असंगत को जांच करना है या रोकना है, लेकिन इसलिए आया कि अपोजिशन की आवाज को दबाना है। जो मान गया वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, जो नहीं माना आज वो जेल में है। इससे बड़ा बुरा दौर और क्या हो सकता है। लेकिन हमारी कन्विक्शन और मजबूत हो रहा है। अखबार रोके गए हैं, ना चैनल की लाइट काटी गई है सर, वो दौर नहीं है। जिस दिन होगा तो उस दौर पर भी हम चर्चा कर लेंगे। अब निजेश अवस्थी जिसे हम जरा एक छोटा सा रिएक्शन ले लेने जा रहे हैं सर, जिस तरह से, ठीक है सर, एक सेकंड, ठीक है सर, उनको जरा मैं चर्चा में जोड़ लूं, पूछेंगे ना। ठीक सर, ओके सर। अब निजेश अवस्थी जी, जिस तरह अभी कांग्रेस में ये सर फुटअव्वल की स्थिति बनी हुई है, इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार देखते हैं? देखिए, संजीव झा जी कह रहे थे कि दिल्ली में लोकतंत्र बचाना है, पंजाब में नहीं बचाना। तो दिल्ली में हमने कर लिया, पंजाब में हम अलग अलग लड़ेंगे। ये है इंडी गठबंधन की, वहां एक दूसरे को चोर कह रहे हैं, खुलेआम चोर कह रहे हैं। आप पंजाब कांग्रेस के किसी नेता से पूछ लीजिए, पंजाब में आप आम आदमी पार्टी के किसी नेता से पूछ लीजिए, एक दूसरे के खिलाफ जो कर रहे हैं। तो दिल्ली में लोकतंत्र बचाना है, पंजाब में लोकतंत्र नहीं बचाना। तो ये देश की बात कहां से कर रहे हैं? पहली बात तो इंडिया अलायंस दिल्ली की 3 और 4 सीटों के अलावा कहां पर है? अगर कहीं कोई मुझे बता दे तो जरूर मैं अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करूंगा। पहली बात। दूसरी बात, संजीव जी आपने इमरजेंसी नहीं देखी होगी, मैंने देखी है। प्रधानमंत्री को जितनी गालियां दी जाती ना, उसका 1% तो बहुत दूर की बात है, सोचने तक पे पाबंदी थी। किसी के घर में अगर इंदिरा नाम की बेटी भी होती थी ना, तो वो अपनी बेटी का नाम नहीं ले सकता था। हरिशंकर जी को तो मालूम है उस समय का, और उस समय हरिशंकर जी शायद कांग्रेस में थे भी नहीं मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा ख्याल है। हरिशंकर जी, आपने कहा कि अरविंदर सिंह लवली सामने आके क्यों बोले? आपको मालूम नहीं है कि जिस शीला दीक्षित जी का 15 साल जिन्होंने दिल्ली में मुख्यमंत्री रही, उसकी जो तस्वीर लगा करके टेम्पो में, ऑटो में जो आपके खिलाफ किया गया था, उसमें आपको खुद सोचना चाहिए था कि सिर्फ 3 सीटों के लिए। यहां तो आप कहते हैं वॉशिंग मशीन में वो आदमी निकल के आया, तो पूरी की पूरी पार्टी निकल आई, पूरी की पूरी पार्टी वॉशिंग मशीन में धुल गई। क्या क्या नहीं बोला था, कहा था 2 घंटे दो मुझे, सोनिया गांधी को इंटेरोगेट करूंगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। ये सब कुछ है, सोशल मीडिया पे आज भी अवेलेबल है, सबको मालूम है, ये आप ही जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऊपर से आया है। मैं बता दूं, कन्हैया कुमार जी को हरिशंकर जी ने भी कहा, और जयराम रमेश ने कहा था कि राहुल गांधी के बाद इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता कन्हैया कुमार है। कहां से ये फैसला आया, इसको जानना चाहिए। देश से आया, विदेश से आया, मुझे नहीं मालूम ये किसका दबाव था। कन्हैया कुमार कांग्रेस के खिलाफ क्या नहीं कहा कन्हैया कुमार ने? उसके लिए वोट मांगने जाएंगे आप, उसके लिए वोट मांगने जाएंगे। पूरा कार्यकर्ता जो है, उसको कांग्रेसी कार्यकर्ता को मालूम है। और मैं आपको अर्पिता जी बहुत संक्षेप में बता दूं, आम कांग्रेसी कार्यकर्ता का आज ये सोचना है कि दिल्ली में कांग्रेस को समाप्त करने वाली आम आदमी पार्टी है। 3 सीटें देकर के उसको भी हरा करके आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता कांग्रेस को वोट देने वाला नहीं है, ताकि हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अभी तक कम से कम लोकसभा में 7 सीटें लड़ते थे कांग्रेस, अब उसमें भी 3 रह गए, विधानसभा में 0 है। बिल्कुल दिल्ली से कांग्रेस का सफाया करने का जो पूरी तरह से सुनियोजित आम आदमी पार्टी ने किया है, वो आज सामने आया है। अरविंदर सिंह लवली ने क्या कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मेरी कोई टिकट का कारण नहीं था। जो कार्यकर्ता रोज कहते हैं, भाई किसके लिए वोट मांगे हम, ये बताओ,
कन्हैया कुमार के लिए वोट मांगे? तो क्या जवाब दूं मैं? हरिशंकर जी को अभी आज समझ में नहीं आ रहा, और या समझ में आ रहा है तो बोल नहीं रहे वो। और मुझे मालूम है कि वो उनको भी इस बात का एहसास है कि शीला दीक्षित जी को हराने वाले, शीला दीक्षित जी आंसुओं से रोई थी, आंसुओं से रोई थी अरविंद केजरीवाल के नाम पर। आपको मालूम है ना क्या क्या कहा था? आप मान गए कि सारे आरोप सही थे? क्या देश में लोकतंत्र खतरे में? आप ये बताइए हरिशंकर जी, आपको लोकतंत्र खतरे में रखा है? आप अडानी कह रहे हैं, जवाब दूंगा आपकी बात का। मुख्यमंत्री बनते ही अडानी के सामने वो फूलों का गुलदस्ता लेकर के गले मिलते हैं जैसे कुंभ में बिछड़े हुए दो भाई मिले हों। राजस्थान में अशोक गहलोत करते हैं, केरल में करते हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी करती, तब आपको अंबानी अडानी नजर नहीं आता? आपको ये किस जनता को बेवकूफ बनाते हैं आप? आपको खुद को मालूम है कि आप बेवकूफ बना रहे हैं। ये मुद्दा नहीं है देश में। ठीक है गुप्ता जी। देखिए अर्पिता जी, अवस्थी जी जो हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे अपेक्षा ये की जाती है कि वो सही को सही कहें, गलत को गलत कहें, एक पार्टी विशेष के साथ ना हो जाया करें। ये उनमें हमेशा से कमी रहती है। मैं पुराना इनका मेरा संबंध है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से इनके साथ। एक राजनीतिक विश्लेषक को तो आप जरा इन सब चीजों से दूर रखिए ना, इनसे दूर रखिए सर, वो उनकी अपनी टिप्पणी है सर। थोड़ा आवाज तेज करवा दीजिए, आवाज तेज करा दीजिए। हाँ अब साउंड बढ़ा दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है बोलिए आपने। अग्निजेश जी आ रही हो सर। मेरी बात यह है हाँ। कि इन्होंने जो कहा, अवस्थी जी ने इमरजेंसी के दौर की बात किया है। अब उस समय की बात, उस समय बड़े एनालिसिस हो चुके हैं, बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं। हाँ। मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। क्यों उस पर चर्चा नहीं करेंगे आप? संजीव उस जी, पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहेंगे? किताब लिख दी गई तो ऐसे, अगर किसी चीज पे कल को आप ये कह रहे हैं यहाँ पर इतना खतरा है, मोदी से खतरा है, यहाँ लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इस पर किताब लिख दी जाएगी तो इस पर चर्चा नहीं होगी? समय नहीं, बिल्कुल चर्चा हो जाएगी, समय लगेगा। इस पे हो जाएगी तो फिर उस पर चर्चा क्यों नहीं? आप कह रहे हैं उस पर चर्चा, जहां मेरी शर्त खराब वहां मैं चर्चा नहीं करूंगा, ऐसा क्यों सर? अर्पिता जी अभी चर्चा कर लेते हैं। हाँ, अभी चर्चा कर लेते हैं। आप मेरा जवाब सुन लीजिए मेरा। इमरजेंसी में भी यही लोग थे, आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग थे, जिन लोगों ने इस देश का माहौल खराब करके देश के बंटवारा करने के लिए दूसरी विदेशी ताकतों से हाथ मिलाया था, जिसके कारण से इमरजेंसी लगाई गई। चुनी हुई सरकार को, संवैधानिक ढंग से चुनी हुई सरकार को हटाने की कोशिश जिन्होंने की, जिसके लिए इमरजेंसी लगाई गई। सर आप सुन भी रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं गुप्ता जी? आप किसी भी तरह इमरजेंसी को जस्टिफाई कर सकते हैं यहाँ बैठकर? मैं नहीं कर रहा हूं। जो करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं आप, क्या कर सकते हैं आप उसे जस्टिफाई? सर एक बार सोच लीजिए आप क्या बोल रहे हैं। आप जस्टिफाई कर रहे हैं उस काले अध्याय को। मैं जस्टिफाई करने की बात नहीं कर रहा हूं। अरे आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, आप दूसरे की कमी निकाल के कह रहे हैं कि बेबस किया उन्होंने इमरजेंसी लगाने के लिए। तो सर ऐसे तो आप पर भी आरोप कर सकते हैं कि आप भी बेबस कर रहे हैं। आज लोकतंत्र की हत्या आपके हिसाब से अगर हो रही है तो कहीं आप तो बेबस नहीं कर रहे हैं? बेबस होने पे सरकार के पास अधिकार है ऐसा करने का? नहीं तो आरोप तो ये लगा रहे हैं ना, आप इनसे बात कीजिए ना। आज का इमरजेंसी से कम लगा हुआ है, आज का इमरजेंसी नहीं लगी देश के अंदर। मुंह खोलने से पहले अंदर कर देते हैं। कहाँ इमरजेंसी दिख रही है? इनकम टैक्स कहाँ इमरजेंसी है सर? राहुल गांधी जो कहना चाहते हैं हर मंच से कह रहे हैं, आपके पार्टी के नेता प्रधानमंत्री से लगा के किसी भी नेता को कुछ भी कहने की आजादी रखते हैं। ये आजादी उस समय थी। पाबंदी है किसको पाबंदी? सर आप यहाँ बैठकर प्रधानमंत्री की 4 निंदा कर देंगे, किसने आपको रोका? ये इमरजेंसी नहीं है, ये इमरजेंसी नहीं है। हमें तो हमें रोकते हैं ना, हम प्रदर्शन में जाते हैं। अरे सर आपको ऐसे रोक रहे हैं, फिर भी आप इतनी गट्स है आपके अंदर कि आप चैनल के अंदर ऊपर आकर इतनी बातें कह जा रहे हैं सर। ये तो आप मतलब, मैं यही तो कह रहा हूँ। ये तो सर आपकी तारीफ है सर इस बात पे। अगर आपको इतना धमकाया डराया जा रहा है तो भी आप इतनी बात कह दे रहे हैं। लोकल पुलिस थाने से लोग सिर्फ 10 घर में आके बैठ जाते हैं। रुकिए सर एक सेकंड जरा, इसमें अवनीश जी अपनी बात 10 सेकंड। हरिशंकर जी आप कह रहे हैं इमरजेंसी बहुत पुरानी हो गई, ये राजा महाराजाओं की बात कब की है जो आपके नेता कर रहे हैं? और इमरजेंसी आपको पुरानी लग रही है और राजा महाराजा आज के लग रहे हैं आपको। आप ही के मन से प्रधानमंत्री मोदी। अरे भैया मैं कह रहा हूँ सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दे दो। आपको इमरजेंसी तो बीती हुई बात लग रही है और राजा महाराजाओं की बात आपको आजकल की लग रही है। एक एक करके राजा महाराजाओं को छोड़ो यार। हम तो कह रहे छोड़ो, आपके नेता राजा महाराजाओं की बात कर रहे हैं। चलिए सर
सर मैं सबको छोड़ देती हूँ, क्योंकि वो सवाल जो सीधे डायरेक्ट कांग्रेस से हो उनको आप कह देते हैं छोड़ो। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, ठीक है सर, मैं आपसे सवाल पूछूंगी अभी। सर हरिशंकर जी, इनके प्रधानमंत्री मोदी जिन लोगों को चोर कह रहे हैं, इनके प्रधानमंत्री का मतलब क्या है? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, इनके प्रधानमंत्री। अर्पिता जी, दिस इज रियली ऑब्जेक्शनेबल। हरिशंकर गुप्ता जी, दिस इज रियली ऑब्जेक्शनेबल कि इनके प्रधानमंत्री क्या, इनके प्रधानमंत्री से क्या मतलब है आपका? आपका प्रधानमंत्री कौन है? इनके प्रधानमंत्री कौन है? अभी देश के प्रधानमंत्री नहीं रह गए हैं वो, जिस देश के प्रधानमंत्री भी नहीं है, उनकी चल रही है। सर आपका प्रधानमंत्री कौन है? नाम ले लीजिए ना यहाँ पर डंके की चोट पे, कौन है आपका प्रधानमंत्री? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नहीं आप कह रहे तुम्हारा प्रधानमंत्री, तो भाई जब तुम्हारा है तो आपका भी होगा ना। आपका प्रधानमंत्री कौन है, बता दीजिए नाम, कौन है आपका प्रधानमंत्री? देश की जनता नहीं मानती उनको अब। अच्छा, आप किसको मानते हैं? आप किसको प्रधान, देखिए सर एक पद होता है, मानने और न मानने से सच्चाई नहीं बदलती। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी है तो उसको मानना पड़ेगा। मेरा तुम्हारा पड़ोसी का नहीं होता है। सर चलिए खैर, इस चर्चा पे नहीं जाते। जरा दे दीजिए मेरे को, मैं बता देता हूँ आपको। एक मिनट दे दीजिए मेरे को, 10 सेकंड बोल रहे हैं, 1 मिनट बताइए। 10 सेकंड दे दीजिए मेरे को। नाम का खुलासा करने वाले हैं आपके प्रधानमंत्री कौन? सर चलिए इंतजार बात को, चलिए सुन लीजिए अर्पिता जी, कर लीजिए खुलासा। वो अपने मन से किसी को भी कुछ भी कहें, उसकी गरिमा नहीं है। दूसरे विपक्षी नेताओं के बारे में क्या क्या अनशंड बोलते हैं, वो गरिमा नहीं है उनकी। वो प्रधानमंत्री है, सिर्फ प्रधानमंत्री पद की गरिमा हो गई, बाकी हरिशंकर जी हैसियत नहीं है। हरिशंकर जी आप थोड़ा सा ठीक है और फिर सोच लीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं, उसके बाद फिर मैं सवालों के साथ आऊंगी। थोड़े से सर रुक जाइए, थोड़ा सांस ले लीजिए सर। आरपी सिंह जी रिएक्शन ले लीजिए सर, आराम से, मेरी बात सुन लीजिए आप। ठीक सर, 1 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, लंबी सांस लीजिए सर, थोड़ा ठीक लगेगा। मुझे पता है आप मेरी बात नहीं सुनेंगी। अरे सर मैं आपसे सबसे ज्यादा सवाल आपसे ही पूछे हैं सर। 1 सेकंड रुक जाइए सर, आऊंगी अगले सवाल के साथ आऊंगी, क्योंकि सर फिर कोई मतलब नहीं है ना। आप जो जलेबी बना रहे हैं उसमें आपके लिए तकलीफ है सर, आप ही फंस रहे हैं सर, मत कीजिए। ठीक है रुक जाइए सर, सांस लीजिए थोड़ी, मैं आरपी सिंह से एक रिएक्शन ले लूं। हाँ आरपी सिंह जी, ठीक है सर आ रही हूँ सर, इस सवाल के साथ आऊंगी, रुकिए। हाँ आरपी सिंह जी। देखिए अर्पिता, मजेदार बात यह है कि ये आज इमरजेंसी को जस्टिफाई कर रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी को क्योंकि सत्ता से हटने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था और कोर्ट के आदेश को कूड़े की टोकरी में फेंककर उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी और देश के सारे जो विपक्षी नेता थे सबके सब जेल में थे, सबके सब, कोई एक नहीं छूटा था। राजनीतिक कार्यकर्ता जेल में थे। मैं खुद इमरजेंसी के कारण से आज राजनीतिक जीवन में आया। और यही नहीं, यहीं तक बात खत्म नहीं हुई। जितने अखबार थे सबके सब अखबार बंद कर दिए गए थे, उनके यहाँ संपादक सरकार ने लगा दिए थे। एक अखबार ने काले रंग का एडिट छाप दिया तो उस अखबार को कार्रवाई की। वो आपने क्या इसकी शुरुआत कर दी है क्या? वो बोलते कांग्रेस आरोप लगाती कि अघोषित इमरजेंसी है आपकी। आप भी तो विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा कस रहे हैं, उनको ईडी सीबीआई का डर दिखा देते हैं, उनको जेल के अंदर डाल दिया है आपने। क्या सारे विपक्षी नेता भ्रष्टाचारी हो सकते हो? जितने बीजेपी में हैं वो सब साफ सुथरे हैं सर। सुनिए, हेमंत बिस्वा शर्मा को आप मुख्यमंत्री बना देते हैं। जी बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। मैं आज अर्पिता जी आपके चैनल पे खुला चैलेंज दे रहा हूं और आपके लिए भी निवेदन कर रहा हूं कि मेरा, सुनिए, आप जो मर्जी अच्छे से अच्छा वकील हायर करिए, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ मुकदमा लड़िए, उसकी सारी फीस की जिम्मेवारी मेरी। अगर मुकदमा जीत गए तो फीस मेरी जिम्मे, अगर हार गए जो भी चैलेंज देता है वो दुगनी फीस दे दे। समझे क्या कि बिना बात के निराधार कुछ भी कह जाए। परंतु इमरजेंसी की बात बताना जरूरी है एक बार, इसलिए क्योंकि आज 100 बार गाली निकाली इन्होंने प्रधानमंत्री जी को। लास्ट अभी जो गाली निकाली कोबरा ने बोला, उससे पहले चूहा, सांप, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, जमीन में गाड़ देंगे, किस प्रकार की। आज तक किसी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ क्या? किसी के खिलाफ कोई बातचीत हुई क्या? जेल में डाला गया क्या? तो ये है फर्क, क्योंकि आज इनको पूरी छूट है। और इमरजेंसी नहीं सिर्फ, उसके बाद राजीव गांधी ने भी वही काम किए थे जब वो पोस्टर में लेकर आया था, जो डाक घर जो डाक घर पे आती थी, वर्तमान पे सवाल पूछा मैंने, वर्तमान पर जवाब दे दीजिए। इतिहास में मैंने उनसे सवाल पूछ लिया सर, क्योंकि वो जी मैं वर्तमान की भी बात कर रहा हूँ। अरे सुनिए ना, ये 14 हरिशंकर अच्छी बात नहीं, टोका नहीं मैंने आपने दो कम से कम। सिंह जी ठीक है, कोई नहीं टोक रहा सर। जो एक मिनट सुनिए ना, अरे एक मिनट सुनिए ना प्लीज, धन्यवाद। ये सबके सब 14 पार्टियां कोर्ट में गई थी पीएमएलए लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने इनको नकार दिया। आज ये सबके सब अराजकतावादी प्रोसेस में चलना चाहते हैं। ये पूरे देश के संसाधनों को एक धड़े को देना चाहते हैं, तब कोई इनको रोक नहीं रहा। ये कह रही कि हम सारे देश के संसाधन उठाकर हम मुसलमानों को दे देंगे, तभी कोई रोक नहीं इनको। ये इनके एजेंडा में। फिलहाल कितने बीजेपी नेताओं के घर पर ईडी सीबीआई गई है, छापेमारी की है?
या आपकी पार्टी ज्वाइन करने के बाद भ्रष्टाचार बचता ही नहीं है? कोई जबरदस्ती है क्या? मैं चैलेंज दे रहा हूं, मेरा चैलेंज स्वीकार करिए। मैं कह रहा हूं चैलेंज लीजिए ना, आप करिए परस्यू केसेस और मैं उसके अंदर में फंडिंग करूंगा, उसकी पूरी बैचेक दूंगा पेमेंट आपको। परंतु जो मूल बात है वो मूल बात पे आप अभी भी नहीं आ रही। सर मूल बात तो ये भी है जिससे आप भटका देते हैं, ठीक है सर, मूल बात तो ये भी है सर। 306 करोड़ रुपया, एक मिनट रुकिए ना, 306 करोड़ रुपए का नकदी पकड़ी गई थी कांग्रेस के एक नेता के घर से। अभी ऐसे कितने और अड्डे बना रखे, कितने ऐसे और इन्होंने कुबेर के अड्डे बना रखे पता नहीं अभी। और इसी प्रकार से 55 करोड़ का पार्था चौधरी के घर से संजीव जी से एक छोटा सा रिएक्शन, संजीव जी छोटा सा रिएक्शन। ये सबका सब असल में कि ठीक सर, ठीक। संजीव जी देखिए, मैं दो बातें चूंकि अवनीश अवस्थी जी ने कहा कि इंदिरा जी को कुछ नहीं किया, नाम से डर जाते थे। अवनीश जी भूल रहे हैं, बाबा नागार्जुन ने तब लिखा था कि इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गए बाप को। अटल जी ने लिखा था नसबंदी के खिलाफ, तो हम तो हमारे दो कहते हैं, नसबंदी के खिलाफ कहा था, मर्दों की तूती बंद हुई, औरतों का बजा नगारा है, गर्मी छोड़ो अवसर बनो, आओ मर्दो ना मर्द बनो। देखिए, मेरा ये कहना है कि सत्ता जब अतताई होगी, लोग बोलना, आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी बात अभी आरपी सिंह कह रहे थे कि भाई उसके खिलाफ कुछ मिला नहीं इसीलिए खेल बंद हो गया। अब बताइए ना कैसे? देखिए, दो प्रोसेस है। कोर्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करती है, जो एजेंसी केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। अब छगन भुजबल के खिलाफ जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो कहा कि छगन भुजबल का पिटीशन ही खो गया। अभी देखिए ना, अजीत पवार जी के वाइफ का इन्वेस्टिगेशन जल्दी से एक बार क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करेंगे। मैं एक बात सिर्फ कह रहा हूं कि सिर्फ इतनी सी बात है, हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम आया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 2013 में, यानी कि ये सरकार आने से पहले उनको क्लीन चिट मिल चुकी थी, पहली बात। दूसरी बात, इस सरकार के समय में जो भी अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो यह आप लोगों की जिम्मेदारी, संजीव झा और आपकी, क्या आप जाकर के उस समय कोई कांग्रेस ने अपने मंत्रियों के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाए थे? आप लोगों ने लगाए थे ना, तो आज फिर लगाइए ना। बताइए कितने 100 करोड़ का, इतने लाख करोड़ का, इतने 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कहीं कोई घोटाले का आपकी जिम्मेदारी है ना। आप पीआईएल डालिए ना कोर्ट में, सभी मंत्रियों को डालिए। आप किस व्यक्ति के खिलाफ है, आप उनकी बात कर रहे हैं जो कांग्रेस के समय में